नमस्कार, मैं तरुण वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपसे बात करूँगा मूड स्टेबलाइज़र दवाओं के बारे में, जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल में लाई जाती हैं, जिन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर के जो 2 अलग-अलग फ़ेजेज़ होते हैं या डिफ़रेंट एपिसोड्स होते हैं, डिप्रेशन और मेनिया के, उनके ट्रीटमेंट में और उनके रेगुलेशन में यूज़ किया जाता है। पर साथ ही साथ इसके अलावा बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में भी मूड स्टेबलाइज़र दवाइयाँ जो हैं वे प्रिस्क्राइब की जाती हैं। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में मूड के जो सिम्पटम्स होते हैं या ये कहें कि जो डिप्रेसिव या एक्साइटमेंट वाले जो सिम्पटम्स होते हैं, वे बहुत आम तौर पर देखने में आते हैं। साथ ही साथ कई तरीके की और इमोशनल रेगुलेशन वाली प्रॉब्लम्स भी लोगों में होती हैं जिनको बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है। तो अक्सर उन्हें जब मूड फ्लक्चुएशंस या मूड रेगुलेशन की प्रॉब्लम बहुत आती हैं तो उन्हें भी मूड की जो दवाइयाँ हैं, मतलब मूड को बेटर करने की जो दवाइयाँ हैं वे दी जाती हैं, जिनमें मूड स्टेबलाइज़र दवाइयाँ भी एक होती हैं। साथ ही साथ बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बाइपोलर डिसऑर्डर काफ़ी कोमॉर्बिड भी होता है। मतलब साथ-साथ दोनों बीमारियाँ मिलती हैं, एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की और दूसरी मूड डिसऑर्डर की, ये 2 बीमारियाँ अक्सर कई बार साथ-साथ मिलती हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं बताऊँगा कि क्या ये मूड स्टेबलाइज़र दवाएँ इफ़ेक्टिव होती हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में? और अगर इफ़ेक्टिव होती हैं तो किस तरह से और कितनी इफ़ेक्टिव होती हैं? साथ ही साथ इस वीडियो का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस बात पर फ़ोकस्ड होगा कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इलाज में या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में होने वाली इमोशनल डिसरेगुलेशन के इलाज में इन दवाओं के रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो पूरा वीडियो देखें यह सब जानकारी लेने के लिए, जो कि आपके लिए बहुत यूज़फुल हो सकती है अगर आप बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के बारे में कोई डिसीज़न लेना चाहते हैं या आपका कोई फैमिली मेंबर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है तो। मूड स्टेबलाइज़र्स जो हैं बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के इलाज में उसके सिम्पटम्स को कम करने में काफ़ी इफ़ेक्टिव होती हैं, काफ़ी प्रभावशाली होती हैं। ख़ासकर कि उसमें जो गुस्से वाले जो लक्षण होते हैं, जिसमें व्यक्ति जो होता है वह बहुत ज़्यादा और बहुत रेगुलरली, मतलब आम तौर पर बहुत ज़्यादा देखने में आता है कि वह गुस्सा करता है या गुस्सा करती है वह पेशेंट। और साथ ही साथ जो उनमें मूड फ्लक्चुएशंस होते हैं, बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाना, बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत सेंसिटिव होना, छोटी-छोटी बात पर बहुत बुरा मान जाना और साथ ही साथ यह जो डिप्रेस्ड फीलिंग आती है, ये बहुत ज़्यादा और बहुत लंबे टाइम तक भी बन जाती है। मतलब लंबे टाइम तक किसी-किसी केस में तो डिप्रेशन के सिम्पटम्स आ जाते हैं। मतलब कहीं न कहीं डिप्रेसिव एपिसोड हो जाता है पेशेंट को या कई मामलों में 1 या 2 दिन तक डिप्रेसिव सिम्पटम्स बने रह जाते हैं। तो इस तरीके के जो मूड को रेगुलेट करने में, इमोशन को रेगुलेट करने में जो लक्षण देखे जाते हैं, परेशानियाँ देखी जाती हैं, उनको मैनेज करने में ये मूड स्टेबलाइज़र दवाएँ बॉर्डरलाइन के इलाज में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। तो मूड के जब सिम्पटम्स कम हो जाते हैं, डिप्रेशन के या दूसरे कुछ सिम्पटम्स जब कम हो जाते हैं, गुस्से के लक्षण कम हो जाते हैं, तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के लक्षणों में भी कमी देखने में आती है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी से होने वाले जो बिहेवियर की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनमें भी कमी देखने में आती है। ये जो साइकियाट्रिक दवाएँ हैं, ये बहुत ज़्यादा बीपीडी के पेशेंट्स को, मतलब बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब की जाती हैं, रिकमेंड की जाती हैं। और वक़्त के साथ इनका जो प्रिस्क्रिप्शन रेट है, मतलब इनको इस्तेमाल में लाए जाने की जो फ्रीक्वेंसी है या जो चलन है, वह बहुत बढ़ता जा रहा है। हालाँकि साइकोथेरेपी ही एक ऐसा अकेला ट्रीटमेंट है, एकमात्र ऐसी ट्रीटमेंट अप्रोच है जो बीपीडी यानी कि बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के सिम्पटम्स को कम करने में सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन ट्रीटमेंट कंसिडर किया जाता है। पर मूड रिलेटेड गुस्से के और कुछ दूसरे इमोशनल प्रॉब्लम्स को कम करने में ही मूड स्टेबलाइज़र दवाइयों का यूज़ किया जाता है। पर पर्सनैलिटी के, बिहेवियर के, आदतों के, थिंकिंग के जो सिम्पटम्स हैं, उसमें जो आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासकर कि रिलेशनशिप रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उनमें साइकोथेरेपी ही केवल इफ़ेक्टिव होती है।
उनमें दवाएं असर नहीं लाती ज्यादा। तो दवाएं जो हैं वे कुछ ट्रांजिएंट फेजेस जो आते हैं, कभी कभी किसी किसी वजह से जो मूड में जो बहुत ज्यादा बदलाव आ जाते हैं, उनको रेगुलेट करने में काफी हेल्पफुल होती हैं। तो जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत एग्जाम्स की तैयारी कर रहा है या कोई काम धंधे में इन्वॉल्व है या उसकी लाइफ बिजी है, पर उसकी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स की वजह से उसमें बहुत ज्यादा इंटेंस डिप्रेसिव मूड की रिएक्शन देखी जा रही है, और ऐसा लगता है कि ये जो डिप्रेसिव मूड है ये उसकी फंक्शनिंग को, उसकी एक्टिविटीज को बहुत अफेक्ट करेगा और उसकी लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। तो उस केस में इमीडिएट रिलीफ लेने के लिए, जल्दी बदलाव लाने के लिए या अपने को बेहतर तरीके से संभाले रखने के लिए मूड स्टेबलाइजर दवाइयां ले लेनी या उनको लेते रहना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि मूड रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत इंटेंस ना हो, या अगर वो ट्रिगर हो तो कम से कम उनको संभालना आसान हो। तो मैनेजमेंट में काफी हद तक कई तरह से मूड स्टेबलाइजर दवाइयां जो हैं वो बीपीडी के पेशेंट को हेल्प करती हैं। तो यहां एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखने की है कि मूड स्टेबलाइजर दवाइयां जो हैं वे मेन तौर पे सबसे ज्यादा इसलिए बीपीडी के पेशेंट्स को दी जाती हैं क्योंकि उनमें आने वाले जो इंटेंस बदलाव हैं, जो रोजमर्रा के जीवन में आ सकते हैं किसी भी घटना की वजह से, किसी भी सिचुएशन की वजह से, जो छोटी या बड़ी है, किसी भी ऐसी परिस्थिति की वजह से जो उनमें बहुत तेजी से जो शिफ्ट आते हैं, जिसे आम भाषा में मूड फ्लक्चुएशन कहा जाता है, या मूड के शिफ्ट आते हैं, इंटेंस होते हैं, ये एकदम से बहुत तेजी से आते हैं, एकदम से बहुत ज्यादा आ जाते हैं और बहुत ज्यादा उस व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो इस तरीके के जो चेंजेस आ जाते हैं उनको रेगुलेट करने में ही मूड स्टेबलाइजर्स को रिकमेंड किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। हालांकि डिप्रेशन का अगर एपिसोड चल रहा हो उसमें भी ये प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं, उसमें भी काफी हद तक इनको प्रिस्क्रिप्शन में इंक्लूड किया जाता है, पर कई मामलों में उनमें एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को ही रिकमेंड किया जाता है। पर लेबाइलिटी जहां होती है, मतलब बहुत ज्यादा मूड में चेंजेस जब होते हैं, उस केस में ही मूड स्टेबलाइजर्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही साथ कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें थोड़ा ग्रैंडियोस आइडियाज बहुत होते हैं, मतलब वो अपने को बहुत स्पेशल और बहुत बड़ा और सुपीरियर मानते हैं दूसरों से। तो ऐसे लोगों में अक्सर मूड का जो चेंज होता है वो अक्सर हाई और लो के बीच फ्लक्चुएट करता रहता है। तो ऐसे केसेस में भी मूड को थोड़ा शांत और स्टेबल रखने के लिए मूड स्टेबलाइजर दवाइयां प्रिस्क्राइब की जाती हैं। तो स्टेबलाइजर का मतलब ही है जो स्टेबल करने में हेल्प करे। कौन सी चीज को स्टेबल करना है? मूड के रैपिड फ्लक्चुएशंस या इंटेंस फ्लक्चुएशंस को। तो कौन सी ऐसी टाइप ऑफ मेडिकेशन है जो दी जाती हैं मूड स्टेबलाइजर्स में? वैसे तो बहुत अलग अलग तरह की दवाइयां जो हैं वे मूड स्टेबलाइजर के तौर पे लोगों को दी जाती हैं जिनको बीपीडी है। बीपीडी के पेशेंट्स को एक कैटेगरी होती है मूड स्टेबलाइजर्स की जिन्हें कहते हैं एंटी कॉन्वुल्सेंट्स, जो कि दिमाग के जो दौरे पड़ते हैं, एपिलेप्टिक सीजर्स होते हैं, उनके इलाज में बनाई गई थी। तो देखा गया था कि वे जो दवाइयां होती हैं वे मूड को स्टेबलाइज करने का भी काम करती हैं। तो ये वाली जो पर्टिकुलर कैटेगरी की दवाई हैं ये अक्सर बीपीडी के पेशेंट्स को मूड को स्टेबल करने के लिए दी जाती हैं। इनमें जो दवाइयां होती हैं वे होती हैं कार्बेमाज़ेपाइन, लेमिट्रोजीन, टोपिरामेट, वेल्प्रोइक एसिड, डाइवेल्प्रोइक सोडियम, ऑक्स कार्बाजेपाइन। ये कुछ दवाएं होती हैं मूड स्टेबलाइजिंग जो इन्हें दी जाती हैं। साथ ही साथ एक और एंटी कन्वुल्जेंट मूड स्टेबलाइजर है जिसे कि लिथियम कार्बोनेट कहते हैं। वो बायपोलर डिसऑर्डर के मामले में एक फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है जिसके तौर पे उसे दिया जाता है। तो बायपोलर में अक्सर लिथियम दिया जाता है, जबकि बॉर्डर लाइन के केसेस में एंटी कन्वुल्जेंट्स दी जाती हैं। तो ये एक फर्क होता है दोनों के ट्रीटमेंट में। अब आता है इस वीडियो का एक मेन पॉइंट कि इफेक्टिवनेस क्या है इन मूड स्टेबलाइजर दवाइयों की बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी के इलाज में। रिसर्च जो है वो बहुत लिमिटेड है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में मूड स्टेबलाइजर की इफेक्टिवनेस को देखने के लिए रिसर्च लिमिटेड है, थोड़ी है बायपोलर डिसऑर्डर के मुकाबले। बायपोलर डिसऑर्डर में तो बहुत ज्यादा रिसर्च हुआ है इन दवाओं की कैटेगरी के बारे में। पर जितनी भी रिसर्च हुई है, जितना भी शोध हुआ है, उससे ये जरूर पता चलता है कि बीपीडी के इलाज में मूड स्टेबलाइजर्स का इफेक्ट बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है। सबसे ज्यादा जो मेडिकेशन स्टडी की गई है वह तो लिथियम ही है, जो कि मूड स्टेबलाइजर दवाई है जिस पर सबसे ज्यादा रिसर्च हुई है।
और कई दशकों की रिसर्च के बाद देखने में यही आया है कि लिथियम जो है वह इम्पल्सिविटी और एग्रेसिवनेस को कम करने का काम करती है, साथ ही साथ सुसाइडल थॉट्स को भी दूर करने का काम करती है। तो बायपोलर में या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में सुसाइडल आइडिएशंस बहुत कॉमनली पाई जाती हैं। सुसाइडल थॉट या सुसाइडल अटेम्प्ट बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। पेशेंट्स अक्सर कभी ना कभी सुसाइडल अटेम्प्ट करते ही हैं। तो इस सुसाइडल थिंकिंग को कम करने में, साथ ही साथ एग्रेसिवनेस और इम्पल्सिविटी को कम करने में लिथियम का यूज अक्सर किया जाता है। इनके अलावा जो अभी एंटी कॉन्वल्जेंट मेडिसिन बताई गई थी, इसके अलावा और भी कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जो कि मूड स्टेबलाइजर्स होती हैं, जिन्हें बीपीडी के केसेस में सिम्टम्स को कम करने के लिए, उनकी इफेक्टिवनेस के लिए उन्हें रिसर्च करके देखा गया है और पाया गया है कि वे भी इफेक्टिव होती हैं। साथ ही साथ एक और टाइप की मूड स्टेबलाइजर मेडिसिन होती हैं जिन्हें एंटीसाइकोटिक्स कहते हैं, या एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स होती हैं। वो भी एक बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेटिव देती हैं मूड स्टेबलाइजिंग का। हालांकि ये जो एंटीसाइकोटिक्स होती हैं, ये स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ो अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में यूज की जाती हैं, डिल्यूजनल डिसऑर्डर के केसेस में यूज की जाती हैं, पर इनसे जो थिंकिंग पे और कई सारे बिहेवियरल प्रॉब्लम्स में जो फर्क देखने में आते हैं, वो बॉर्डरलाइन या बाइपोलर के मामलों में भी इक्वली एप्लीकेबल देखे गए हैं। मतलब ये दवाएं उनमें भी बहुत अच्छा असर लाती हैं। तो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी हो या बाइपोलर हो, अक्सर देखा जाता है कि सेम टाइप की दवाएं मूड रेगुलेशन के लिए यूज की जाती हैं, मूड स्टेबलाइजेशन के लिए। खासकर बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी में मूड की रैपिड फ्लक्चुएशंस के लिए इन मेडिसिन को यूज किया जाता है, और इन मेडिसिन का टारगेट वो मूड फ्लक्चुएशंस ही होती हैं, जिन्हें लेबाइलिटी कहते हैं। इन मेडिसिन के रिस्क और साइड इफेक्ट्स क्या हैं? रिस्क और साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो टाइप ऑफ मेडिसिन पर डिपेंड करता है। मतलब हम कौन सी मेडिसिन यूज कर रहे हैं, मूड स्टेबलाइजर वाली कौन सी हम यूज कर रहे हैं। जैसे एंटी कन्वल्जेंट का अलग होगा, एंटीसाइकोटिक का अलग होगा, लिथियम का अलग होगा। इस तरीके से अलग अलग दवाओं के टाइप पे डिपेंड करता है। यहां तक कि हर एंटी कॉन्वुलेंट मेडिसिन का एक अलग ही साइड इफेक्ट प्रोफाइल होती है। मतलब वो अलग ही टाइप के साइड इफेक्ट्स दिखाती हैं, जो ज्यादातर पेशेंट्स में उसी टाइप के साइड इफेक्ट्स देखने में आते हैं, क्योंकि वो अलग अलग एंटी कॉन्वुलेंट दवाएं शरीर पे अलग अलग तरह से प्रभाव डालती हैं। लिथियम कार्बोनेट जो है वो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस कॉज करती हैं। मतलब नोजिया हो गया जैसे, मतलब उल्टी सा महसूस होना, पेट खराब रहना, साथ ही साथ वेट गेन हो जाता है, वजन बढ़ जाता है, एक्ने हो जाता है, चेहरे पर दाने हो जाते हैं, दाग पड़ जाते हैं, ट्रेमर्स होते हैं, मतलब शेक करता है शरीर, हाथ पैर जो होते हैं वो थोड़े थरथराते हैं, हिलते हैं, कांपते हैं। साथ ही साथ कुछ कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब थिंकिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स कई बार देखने में आ जाती हैं। जैसे ऐसा लगने लगता है कि जो सोचने की क्षमता है वो स्लो हो गई है, कंफ्यूजिंग हो गई है, थोड़ा धुंधलापन आ गया है सोच में। कई बार पेशेंट ऐसा पाता है कि वो थोड़ा लॉस्ट रहने लगा है, बातें सुनते सुनते कई बार उसका ध्यान नहीं बन पाता। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर वो रिपोर्ट करते हैं पेशेंट्स। लिथियम जो होती है उसका इफेक्ट अक्सर किडनी पर पड़ता है, थायराइड ग्लैंड पर पड़ता है, जो कि अगर ज्यादा डोजेज में दी जाए अगर, तो उसके बहुत घातक प्रभाव इन ऑर्गन्स पर देखने में आते हैं। इसलिए रेगुलर ब्लड टेस्ट कराए जाते हैं जब लिथियम प्रिस्क्राइब की जाती है, तो ताकि ब्लड के अंदर जो लिथियम के जो लेवल्स हैं, उसका जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको चेक किया जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि जो डोजेज है वो सही दी जा रही है या नहीं। और अगर डोजेज अगर ज्यादा है तो कम किया जाता है, कम है तो उसे थोड़ा बढ़ाया जाता है, ताकि ठीक तरीके से दवा के असर आ पाए और साइड इफेक्ट्स भी ना आए, या ऐसा भी ना हो कि दवा का बिल्कुल असर ही नहीं आ रहा। तो हाई डोजेज में लिथियम जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होती है, जहरीली होती है। कुछ दूसरे जो पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हैं जो कि एंटी कॉन्वुलेंट दवाओं के देखे जाते हैं, जैसे बताया था, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कंप्लेंट्स होती हैं, पेट में दर्द हो सकता है, कुछ शरीर के अलग अलग हिस्सों पर रैशेस पड़ सकते हैं, थकान बहुत महसूस हो सकती है, और चक्कर आना या बहुत नींद आना, ऐसा भी कई लोगों में देखने में आता है। साथ ही साथ इनमें से कुछ दवाएं हैं जिनमें कई बार बहुत रेयर साइड इफेक्ट्स आ जाते हैं, जो बहुत सीरियस हो सकते हैं। हालांकि वो रेयर होते हैं, तो कई हजारों में से किसी एक पेशेंट में अक्सर वो साइड इफेक्ट्स देखने में आएंगे, पर कभी कभी कुछ कुछ पेशेंट्स में ऐसे कुछ रेयर साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं जो काफी सीरियस लेवल तक प्रभाव डाल सकते हैं पेशेंट पर। जैसे कार्बेमाज़ेपाइन जो है दवा, उसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है। उसका इनटेक कितना और कैसा हो रहा है, इसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि उससे ए ग्रेनुलोसाइटोसिस की बीमारी हो जाती है,
एक ऐसी रेयर कंडीशन होती है ये, जिसके अंदर बॉडी के अंदर जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, WBC, जो बीमारियों से लड़ने में हमें हेल्प करते हैं, वो बहुत कम हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है उनकी क्वांटिटी में। तो जो टॉक्सिसिटी है इन एंटी कॉन्वुल्सेंट दवाओं की, मतलब उनके ज़्यादा डोज़ हो जाने की वजह से वे बहुत घातक परिणाम ला सकती है बीपीडी के पेशेंट्स में, अगर वो ओवरडोज़ कर लें या अगर किसी तरह से उसका ओवरडोज़ हो जाए पेशेंट में, तो उनके काफ़ी सीरियस प्रभाव देखने में आ सकते हैं। हालाँकि जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं, वो तो जैसे बताए ज़्यादातर वही देखने में आएँगे और उनकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। तो जैसे पेट दर्द है वो ज़्यादा होगा, उल्टी है वो ज़्यादा होनी महसूस होगी, वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा, थोड़ा-सा शरीर भी ज़्यादा काँपेगा। पर किसी-किसी केस में कार्बामेज़ापाइन या कुछ ऐसी दवाओं की वजह से कुछ रेयर साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं, वे भी देखने में आ सकते हैं। तो इसलिए खतरा बहुत है अगर इन्हें हाई डोज़ में दिया जाए तो। इसीलिए इनकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी होती है, डॉक्टर को रेगुलरली दिखाना बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर अगर रेगुलरली आपको ब्लड टेस्ट या कुछ दूसरे टेस्ट कराने को कहें, तो उन्हें रेगुलर कराने ज़रूरी होते हैं ताकि डॉक्टर सही तरीके से दवा का डोज़ एडजस्ट करता रहे, अगर कभी उन्हें दिख रहा हो कि दवा का असर पूरा तरह से नहीं आ रहा या दवा जो है वह शरीर में पूरी तरह से पहुँच नहीं पा रही। तो इन साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से या कुछ और अपने सवालों की वजह से और कुछ कंसर्न्स की वजह से अगर आपको लगता है कि आपको ये दवाएँ नहीं लेनी चाहिए या आपको अगर लगता है कि आपको अगर ये दवाएँ लेनी हैं, तो आपके मन में जो सवाल हैं, उन्हें अपने साइकियाट्रिस्ट से ज़रूर पूछें। क्योंकि मूड की जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं, मूड की प्रॉब्लम्स जो आपका कोई फैमिली मेंबर, फ्रेंड या रिलेटिव फेस कर रहा है, जिनसे वो भुगत रहा है या जिनका सामना कर रहा है, उनके ट्रीटमेंट के लिए मूड स्टेबलाइज़र दवाइयाँ बहुत ज़रूरी हो सकती हैं लेनी। सो इसलिए सवाल बहुत होंगे आपके मन में, कुछ सवाल तो साइड इफ़ेक्ट्स के वजह से आएँगे मन में, साइड इफ़ेक्ट्स का जो रिस्क है उसकी वजह से मन में उठेंगे और कुछ सवाल वैसे भी आपके मन में आएँगे कि दवा लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए और कई तरीके के आपके मन में कुछ शंकाएँ होंगी। तो इसलिए साइकियाट्रिस्ट से ठीक से बात ज़रूर करें। पूरा तरह से समझ लें कि इसके रिस्क और साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और कितनी डोज़ेज में आपको ये लेना है। किस तरह से इसकी डोज़ेज जो है वो बिल्कुल मैनेज करके चलनी है, सावधानी से लेनी है। साथ ही साथ ये भी पूरा जानकारी रखनी है कि किन सिम्पटम्स के लिए आपको ये दवा दी जा रही है, कितना असर आएगा इसका, कितनी आप उम्मीद कर सकते हैं। ध्यान रखें पूरा बीपीडी, बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इन दवाओं से ठीक नहीं होगा। ये बिल्कुल भी आपके बीपीडी को ठीक नहीं कर पाएँगी। बस उसके किसी-किसी सिम्पटम में कमी लाएँगी और वो आपको पता होना ज़रूरी है, जैसा कि इस वीडियो में बताया। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप पूछ सकते हैं जैसे कि कौन से बीपीडी सिम्पटम्स हैं जिनकी आप उम्मीद कर सकते हैं उनमें कमी आएगी इन मेडिकेशंस की वजह से? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा आपका। तो डॉक्टर से अपने बारे में पूछें। आपकी पूरी डिटेल लेने के बाद डॉक्टर आपको ये क्लियरली बता सकता है, काफ़ी हद तक आपको ये बता सकता है कि आपके ये वाले जो सो एंड सो सिम्पटम्स हैं, ये कम हो जाएँगे अगर आप ये दवा अगर लोगे तो। तो हालाँकि यहाँ कहा कि मूड फ्लक्चुएशंस और वगैरह में फ़र्क आ जाएगा। मूड के काफ़ी सारे सिम्पटम्स आपके मैनेज हो जाएँगे या गुस्से के हो जाएँगे। पर स्पेसिफिक जो आपकी जो कंडीशन है, स्पेसिफिक जिन प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हैं, उनके बारे में जो आपके जो स्पेसिफिक कंसर्न होंगे, उनको आप डॉक्टर से क्लियर कर पाएँगे, जब आप उनसे पूछेंगे कि किस टाइप के बिहेवियर या मूड रिलेटेड सिम्पटम पे इन दवाओं का असर ज़्यादा देखने में आएगा या जिसकी उम्मीद ज़्यादा की जा सकती है। ताकि आपको क्लियरली पता हो कि इन दवाओं को क्यों और कितना लेना है और कितनी उम्मीद करनी है इन दवाओं से, ताकि बाकी का ट्रीटमेंट आप दूसरे तरीके से करें, लाइक साइकोथेरेपी के थ्रू या कुछ लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के थ्रू। साथ ही साथ ये सवाल उनसे पूछें कि क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक साइड इफ़ेक्ट्स है जिसका मुझे ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ ऐसा स्पेसिफिक असर है इन दवाओं का जो आ सकता है आगे आने वाले समय में जिस पर मुझे ख़ास तौर पर ध्यान रखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए और अगर वो आए तो मुझे क्या करना चाहिए? कितनी चिंता करनी चाहिए? किस हद तक वो बढ़ सकता है साइड इफ़ेक्ट? वो कितनी देर में चला जाएगा या कितने दिन में चला जाएगा? इस तरह के सवाल भी आप ज़रूर पूछें। ये भी डॉक्टर से पूछें कि ये जो दवाएँ हैं, ये बाकी की मेडिसिन्स अगर आप कुछ ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए थायरॉइड की या कुछ और आपको कोई इलनेस है, फिज़िकल इलनेस है या कोई भी ऐसी दवा आप ले रहे हैं, तो उनके साथ ये दवाएँ किस तरह से इंटरैक्ट कर सकती हैं? क्या उसका कोई असर आ सकता है? क्या शरीर में जब 2 अलग-अलग टाइप की दवाएँ जाएँगी, तो क्या उससे कुछ घातक परिणाम हो सकते हैं? और अगर हो सकते हैं तो क्या? तो कैसे दवा ली जाए? कौन-सी छोड़ दी जाए? कम डोज़ में ली जाए? कैसे ली जाए? साथ ही साथ प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए ऐसे मामले में? ये भी डॉक्टर से ज़रूर पूछ लें।
आपके मन में ये एक बहुत कॉमन सवाल आएगा कि कितने समय तक मुझे ये दवाएँ लेती रहनी पड़ेंगी? क्योंकि बीपीडी जो है उसके ट्रीटमेंट में कई बार कई महीने लग जाते हैं। कुछ-कुछ केसेज़ में कुछ साल भी लग जाते हैं, मतलब 2-3 साल भी लग जाते हैं। तो ऐसे में आपके मन में ये सवाल उठेंगे कि मैं कब तक इन दवाओं को लेता रहूँ या लेती रहूँ? कब तक लेनी होंगी ये दवाएँ? इन सिम्पटम्स को मैं कब तक मेडिसिन से ही ठीक करती रहूँगी? या केवल मुझे मेडिसिन से ही ठीक करना है या इन्हीं सिम्पटम्स के लिए मैं साइकोथेरेपी पर भी निर्भर हो सकती हूँ या हो सकता हूँ? तो ये भी आपको डॉक्टर से पूछना चाहिए। इसी के साथ एक और क्वेश्चन आता है जुड़ा हुआ कि कितने समय में मैं उम्मीद कर सकती हूँ कि इसके असर मुझे देखने में आएँ? ये भी एक सवाल आता है कि दवा लेनी शुरू कर दी, मूड फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कंडीशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग हो गई है, दवा भी लेनी शुरू कर दी, अब 2, 4, 6 दिन हो गए, असर नहीं आ रहा, तो कितना समय तक आपको धैर्य बनाए रखना है? कितने समय में आप उम्मीद करें कि इसके असर जो है वे देखने में आ सकते हैं या आएँगे? और ऐसा क्यों है कि लंबे समय बाद इसके असर देखने में आ सकते हैं? क्योंकि जो एंटी डिप्रेसेंट या जो मूड स्टेबलाइज़र दवाइयाँ होती हैं, उनके असर अक्सर थोड़े लेट देखने में आते हैं। इसलिए आपको ये बात भी समझनी पड़ेगी, इस बात पर भी थोड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, धैर्य बरतना पड़ेगा कि जो इसके असर हैं वो थोड़े लेट आएँगे, इसलिए कितनी देर में आ सकते हैं ये भी आप अपने डॉक्टर से पूरा पता कर लें, क्योंकि जो आपको स्पेसिफिक मेडिसिन दी जा रही है उसके असर हो सकता है 1 या 2 या 4 कितने भी हफ्ते के बाद या समय के बाद देखने में आ सकते हैं, तो पूछ लें उनसे ज़रूर। ये रही सारी ज़रूरी जानकारी जो मुझे उम्मीद है आपको बहुत काम आई होगी, आपको काफ़ी हेल्पफुल लगेगी और आपको ये जानकारी बहुत पसंद आएगी। अगर ये जानकारी आपको पहले नहीं मिली है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी आगे अपने ट्रीटमेंट को डायरेक्शन देने में बहुत हेल्पफुल होगी, बहुत काम आएगी और इससे आप एक सही दिशा चुन पाएँगे अपने सही इलाज के लिए। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। साथ ही साथ आप वीडियो के नीचे कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। कोई सवाल हो तो वो पूछें, मैं आपके सवाल के जवाब दे दूँगा। साथ ही साथ ये वीडियो शेयर करें अगर आपको लगता है आपके किसी फैमिली मेंबर को, फ्रेंड या किसी और रिलेटिव को इस वीडियो की हेल्प मिल सकती है, इस वीडियो से उनको मदद मिल सकती है, तो उनके काम आ सकती है। तो आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी इसको शेयर करें ताकि और कोई ऐसे लोग हों जिनको ये वीडियो से हेल्प मिल सकती है, वो भी इसका लाभ उठाएँ। साथ ही साथ और यूज़फुल वीडियोज़ के लिए और ऐसी अच्छी मेंटल हेल्थ के बारे में, उन इश्यूज़ के बारे में जो वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, उनकी जानकारी के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। चैनल सब्सक्राइब करने के बहुत फ़ायदे होंगे। मैं बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ पर वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, आगे भी बनाऊँगा जिनके बारे में आपको नोटिफ़िकेशन मिलेगा और आपको और भी यूज़फुल जानकारी मिलेगी। धन्यवाद।